जो मॉडल पेपर है आपका उसमें पहला प्रैक्टिकल आया हुआ है, यानी स्लाइड वायर ब्रिज का, और ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ही है, स्लाइड वायर ब्रिज का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 एक ही अपरेटस से होते हैं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आई गो विद नंबर 2। और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 5, ये सबसे पहले करने हैं आपने, सबसे पहले। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं करने, ये भी करने। ग्राफ का बिल्कुल क्वेश्चन आएगा जी, बिल्कुल आएगा ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा 1, 2, 5 ये सबसे पहले हम करेंगे, बाकी भी करेंगे, बाकियों में भी सब में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह आपने उनको अटैम्प्ट करना है। सेक्शन बी में, सेक्शन 2 में जो एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, अब सेक्शन 2 के भी साथ साथ बता देता हूँ। सेक्शन 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 2 है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 4। नंबर 4 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नंबर 3 एज वेल, नंबर 3 एज वेल। 2, 3 एंड 4 इसमें सबसे पहले ये करने हैं आपने जब भी तैयारी करने लगे आप, ठीक है जी। तो पहले सेक्शन में से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बता दिए 1, 2 एंड 5, दूसरे सेक्शन में से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बता दिए 2, 3 एंड 4। अब किस किस्म का पेपर आ सकता है, किस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, और इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट्स को साथ साथ देखते हैं क्या होते हैं। तो स्लाइड वायर ब्रिज से हम एक वायर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब स्लाइड वायर ब्रिज की पहले अरेंजमेंट देख लें कि क्या होती है। सबसे पहले ये एक वायर नीचे लगी हुई है यहाँ पर, इस वायर के ऊपर एक और वायर को हमने स्लाइड करना होता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल चूँकि हम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इस पूरी अरेंजमेंट का नाम हम रखते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। तो ये नीचे एक वायर है जिसकी ये पूरी लेंथ मीटर स्केल के ऊपर 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है। अब हमने करना ये है, इस वायर के दोनों एंड्स पर हमने बैटरी कनेक्ट कर देनी है। सबसे पहले ये बैटरी, ये वायर का स्टार्टिंग पॉइंट A है, और फिर उसके बाद ये इस वायर का एंडिंग पॉइंट है B, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से मैंने बैटरी का पॉजिटिव लगाया, और यहाँ बैटरी का मैंने नेगेटिव लगाया, नेगेटिव के साथ यहाँ पे मैंने की लगा दी। ये सर्किट में की ज़रूर शो करनी है आपने, ठीक है। और उससे होगा क्या कि आपने इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, इस वायर में से करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन हम साथ साथ लेकर चलेंगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम है वो वाली। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम जिसमें हमें 4 रेजिस्टेंसेस ऐसे लूप में कनेक्टेड होती हैं, वी विल हैव दोज कनेक्टेड। अब वो इस अपरेटस के ऊपर आपने देखना है कि वो कैसे होंगी, वो 4 वायर्स कैसे होंगी। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो ये दोनों प्रैक्टिकल्स आपके लिए आसान हो जाएंगे, पोटेंशियोमीटर वाला भी और ये वाला भी। अच्छा, अब यहाँ बीच में उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ गैल्वानोमीटर होता है ऐसे, और यहाँ से बैटरी कनेक्टेड होती है ऐसे। अब ये सर्किट की रिजेम्बलेंस यहाँ पे इस स्लाइड वायर ब्रिज में साथ कैसे होगी ये शो करता हूँ साथ साथ। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक स्ट्रिप लगी हुई होती है, यहाँ एक मेटल की स्ट्रिप लगी हुई होती है, वो स्ट्रिप यहाँ तक आती है। यहाँ से वो स्ट्रिप अपरेटस पे साथ साथ देख लें, वो बनी हुई है डायग्राम। वो स्ट्रिप ऐसे आगे इधर आती है, इधर आती है, यहाँ स्ट्रिप में गैप होता है ऐसे, फिर आगे स्ट्रिप चलती है, मेटल की स्ट्रिप चलती है, फिर एक टर्मिनल बीच में आता है, फिर इधर आकर फिर से गैप होता है, और फिर ये यहाँ से आकर इस टर्मिनल B के साथ ऐसे कनेक्टेड होती है। अपरेटस की सेटिंग ऐसे होती है। अब करंट जो है वो A से आगे तब जाएगा इस रास्ते में, तब जाएगा जब ये गैप फिल होगा। ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, यहाँ एक वायर लगा देंगे। इस वायर की हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। इस दूसरे गैप में भी हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, लेकिन यहाँ ऐसी रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है, यानी यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। और ये जो दरमियान वाला टर्मिनल है इसके साथ हम एक गैल्वानोमीटर लगा देंगे। गैल्वानोमीटर का एक टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, दूसरा टर्मिनल यहाँ से फ्री छोड़ देंगे ऐसे। अब देखें, अगर मैं लेबलिंग करूं तो यहाँ पर पॉइंट A है इस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले डायग्राम के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट B है। मेरे सर्किट पे भी पॉइंट A और B दोनों आ गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट C है और यहाँ पर पॉइंट D है। अब इधर वो वाले पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, C और D, ये मैंने देखना है वो पॉइंट्स कहाँ पर होंगे। तो इधर जो C और D पॉइंट्स हैं, देखें A के बाद जो C पॉइंट है वो एक रेजिस्टेंस के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर भी A पॉइंट के बाद जो दूसरा पॉइंट C है वो ये वाला पॉइंट है, इसको मैं C कह दूँगा, ठीक है। C ये पॉइंट हो गया, आगे बीच में गैल्वानोमीटर हो गया, और इधर कहीं यहाँ पॉइंट मैं D रख लूँगा। अब होगा क्या, जब बैटरी से
करंट फ्लो करता है पॉइंट ए तक आता है। अब यहाँ उसके दो रास्ते होते हैं करंट के। अगर आई करंट आ रहा है तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, दोनों रास्तों में जा सकता है। अब इस सर्किट पे साथ साथ देखें कि यहाँ से इधर करंट आया, पॉइंट ए पर पहुँचा करंट, अब इधर भी उसके दो रास्ते बन गए। एक करंट इधर से इधर जा सकता है, ए से बी की तरफ वायर के ऊपर जा सकता है, एक करंट इधर ऊपर जा सकता है। अब इनको भी उसी तरह लेबल कर देते हैं, यहाँ पे I1 I2 यहाँ पे लेबल कर देते हैं और इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं हम इसको I1 I2 इधर भी लेबल कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये वाला करंट इस वाली रेजिस्टेंस में से गुज़र के जाएगा, यहाँ से गुज़र के जाएगा इधर से, तो इधर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यानी अगर बैटरी से मैंने ये 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है तो पॉइंट ए पे मेरा 6 वोल्ट ही पोटेंशियल होगा, 6 वोल्ट होगा। लेकिन जैसे ही करंट इधर से गुजर के इस पहली वाली रेजिस्टेंस में से गुजर के जाएगा तो पॉइंट सी पे पहुंच के 6 वोल्ट नहीं कम रह जाएगा उससे, मान लेते हैं वो 5 वोल्ट रह जाता है, पोटेंशियल 5 वोल्ट रह जाता है। अब पॉइंट सी का जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट हो गया, पॉइंट सी का इसका पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट हो गया, ठीक। अब गल्वानोमीटर का ये जो दूसरा एंड मैंने अभी तक फ्री छोड़ा हुआ था ना, इसको मैं इधर ले जाके इस वायर के ऊपर यहाँ इधर अटैच कर देता हूँ, इधर अटैच कर देता हूँ ऐसे। अब क्या होगा, अब जो करंट का दूसरा पाथ था, यहाँ से जो करंट इधर आ रहा था, यहाँ इधर से इस तरफ को करंट आ रहा था, वो इस वायर में से गुजरेगा। अब ये बेसिक प्रिंसिपल ये है इसका, जब इस वायर की इस लेंथ में से करंट गुजरेगा तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब वो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल इस पॉइंट पे, पॉइंट डी के ऊपर आकर, अगर वो लेट सपोज 3 वोल्ट बनता है पॉइंट डी पे, तो सी पॉइंट पे 5 वोल्ट हो, डी पॉइंट पे 3 वोल्ट हो, तो 5 - 3 करेंगे तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से गल्वानोमीटर में से करंट फ्लो करेगा, गल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। हमने क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को यहाँ से उठाना है, इसको ऐसी जगह पर लेकर जाना है, इसकी लेंथ ऐसे चेंज करनी है। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, यानी सपोज करें यहाँ पर आता है, तो ऐसी जगह पे इसको मैंने सेट करना है कि डी पॉइंट का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट ही हो जाए, यानी इसका पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाए। जब पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, गल्वानोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। बेसिक प्रिंसिपल इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सिर्फ ये है, आपने गल्वानोमीटर की नल डिफ्लेक्शन के लिए जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी सी जो बताना ज़रूरी थी। अब इससे रिलेटेड आगे आपको पेपर में क्या गिवन होगा और आपने क्या फाइंड आउट करना होगा, क्या इसमें बातें एक दो क्या आपने याद क्या रखनी है, ठीक है। याद ये रखनी है, सुने बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो वायर है मैंने जिसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये R1 अभी मैंने इस पहले वाले गैप के अंदर लगाई है, इस पहले वाले गैप के अंदर यहाँ लगाई है। लेकिन क्या पाबंदी है बोर्ड में इसी गैप में ये वायर ऐसी ही लगी हुई होगी, या ये इधर भी लग सकती है, दूसरे वाले गैप में भी लग सकती है। और अगर ये पेपर में ऐसे आ गया कि ये वायर इधर के बजाय इधर लगी हुई है तो फिर क्या तब्दीली होगी। अब ये बहुत ध्यान करना है आपने। इस डायग्राम को इसीलिए मैंने साथ बनाया, ये दूसरी वाली डायग्राम जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाली डायग्राम है, इसीलिए यहाँ पे कनेक्ट किया है कि इसमें अगर ये वाला मैं R1 रजिस्टर लेता हूँ, ये वाला मैं R2 रजिस्टर लेता हूँ, अच्छा इधर वाले को मैं R3 रजिस्टर लेता हूँ और इस वाले को मैं R4 रजिस्टर लेता हूँ, तो R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो R1 अभी इस वक्त मेरे सर्किट में ये वायर है जिसकी मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और जब फाइनल आप इक्वेशन लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 लिखते हैं, ठीक है। अब मेरे इस स्लाइड वायर ब्रिज के सर्किट के मुताबिक R1 ये वो वायर है जिसकी मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसको मैं अभी X कह देता हूँ, इसकी रेजिस्टेंस X है, तो ये बनेगा X/R2। R2 कौन सी रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स से ये मुझे पेपर में गिवन होगी, रेजिस्टेंस बॉक्स वाली रेजिस्टेंस गिवन होगी, ये मेरा अभी R2 है। और R3 और R4 क्या होंगी, देखें ये जो वायर है ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, ये वायर, इस पूरी वायर की लेंथ है 1 मीटर, लेकिन जब आपने जॉकी को दरमियान में किसी जगह पर रख दिया ना, इसने इस वायर के 2 हिस्से कर दिए, एक L1 हो गया और जो बाकी बच गया वो L2 हो गया। अब ये जो L1 है ये भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, L2 भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो R3 और R4 बेसिकली ये जो लेंथ है ये होंगी, यानी इसकी जगह पे मैं L1 लिख दूंगा
R3 की जगह पे मैं L1 लिख दूंगा और R4 की जगह पे मैं L2 लिख दूंगा। अब मुझे पेपर में गिवन होंगी ये L1 की वैल्यू भी गिवन होगी, L2 की वैल्यू भी गिवन होगी, R2 की वैल्यू भी गिवन होगी, मेरे पास एक ही अननोन चीज़ रह जाएगी यानी x रह जाएगी। तो मैंने क्या करना है, L1 ओवर L2 को R2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर देना, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x इज इक्वल टू L1 ओवर L2 इंटू R। मुझे L1 गिवन होगी, L2 पेपर में गिवन होगी, R भी गिवन होगी, जस्ट फार्मूला सही पुट करके मैंने x की वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा पहले वाले इस गैप के अंदर ही ये अननोन रेजिस्टेंस लगे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर पेपर में ये तब्दीली आ गई कि ये वाली रेजिस्टेंस मैंने स्वैप कर दी, यानी यहाँ पे स्वैप करके इधर मैंने लिख दिया रेजिस्टेंस बॉक्स, इधर मैंने लिख दिया यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, और जिस वायर की मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी ना, वो वाली वायर मैंने यहाँ पे लगा दी। अगर मैंने ऐसा कर दिया, अब क्या होगा, आप देखें x इधर चला गया और R1 इधर आ गया, R1 इधर आ गया। अब क्या मेरा फार्मूला पहले जैसा ही रहेगा? नहीं, अब मेरा फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्यों? यहाँ से जो रेजिस्टेंस इधर थी ये उठा के मैंने इधर दोनों को स्वैप कर दिया। एक जो है वो इस पहले वाले लूप के अंदर रेजिस्टेंस थी, वो अब दूसरे वाले लूप में चली गई है, और दूसरे वाले लूप में जो रेजिस्टेंस थी वो पहले वाले लूप में आ गई है। अब अगर ऐसा हुआ तो शॉर्टकट याद कर लें, अगर ये यहाँ पर x लगा हुआ यानी रेजिस्टेंस दूसरे वाले गैप में लगी हुई, इस फार्मूले को आपने ऐसे लिखना है, x इक्वल्स टू L2 ओवर L1 इंटू R लिख देना। ठीक है, R2 तो नहीं होगा, नहीं R ही होगा, हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस होगी R। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चेंज हो सकता है पेपर में। ठीक है, अगर पहले वाले गैप में वायर लगी हुई तो ये वाला फार्मूला है, ठीक, लेकिन अगर दूसरे वाले गैप में वायर लगा दी गई तो ये दूसरा वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन ऐसे ही आएगा पेपर में, ये नीचे आपको वायर्स ये रीडिंग्स जो है ऐसे ही गिवन होंगी। ठीक है, आपने उनको कैलकुलेट सही तरह करके और x की वैल्यू निकालनी, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे इसका देखते हैं, ये वाई शावा के क्वेश्चन छोड़ दें, इसका मॉडल पेपर सीधा जाके सॉल्व करते हैं। मॉडल पेपर में हाँ ये आ गया, जैसे ये है जी, सर्किट डायग्राम इज शोन बिलो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अबव सर्किट। तो इस सर्किट का नाम क्या है? इसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। इसका नाम है जी स्लाइड वायर ब्रिज, यहाँ पे मैंने लिख दिया, 1 नंबर मुझे मिल गया। वाई दिस सर्किट इज़ यूज्ड, तो क्यों इस्तेमाल हुआ है ये सर्किट? टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। एक वायर की अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये सर्किट इस्तेमाल करते हैं। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस सर्किट वर्क? वेरी इंपॉर्टेंट, ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आप लिखेंगे इट वर्क्स ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। ठीक है जी, फ्रॉम दी अबव फिगर गिव द फॉर्मूला एंड फाइंड द अननोन। तो मैंने अभी आपको बताया कि चेंज हो सकता है, x जो है पहले गैप के बजाय दूसरे में, अभी पहले गैप में ही है, तो इसका फॉर्मूला होगा x इक्वल्स टू L1 ओवर L2 मल्टीप्लाइड बाय R। अभी फ़िलहाल के लिए यही फार्मूला होगा। उसके बाद x की वैल्यू कह रहा है जी फाइंड आउट करें, तो x की वैल्यू नहीं, पहले फार्मूला लिखे, सॉरी फार्मूला मैंने लिख दिया, आगे x की वैल्यू के लिए ज़रा नीचे वैल्यूज़ गिवन होंगी। देखें यहाँ पे आपको R भी गिवन है, यहाँ पे आपको L1 भी गिवन है, L2 भी गिवन है, उनको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। पेपर में फार्मूला हो सकता है गिवन हो सकता है ना गिवन हो, इसलिए फार्मूला सारे याद करने हैं आपने। अननोन रेजिस्टेंस पे जस्ट ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मीन रेजिस्टेंस के लिए इन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द मीन रेजिस्टेंस यार, यानी 1.4 प्लस 1.45 प्लस 1.48 सबको प्लस करें और 3 पे डिवाइड करें। अच्छा, उसके बाद ये एक इजाफी चीज़ है, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ये वैसे इस प्रैक्टिकल की स्कोप से बाहर है, यानी आपसे पूछा नहीं जाएगा ये सवाल, लेकिन अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन हो
तो आप रेजिस्टिविटी फाइंड आउट भी कर सकते हैं, O इक्वल्स टू आर एल ओवर ए, ठीक है। यानी वो रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनैलिटी वी नो कि वो लेंथ के साथ डायरेक्टली है और एरिया के साथ इन्वर्सली है, और इसलिए कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे रो आता है। रो को आप रीअरेंज कर रहे हैं तो आर ए ओवर एल ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर के लिए। तो आर यहाँ से जो कैलकुलेट की वो वाली आर इधर पुट कर दें। एरिया वायर का रेडियस गिवन है तो एरिया कैसे आएगा, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई टाइम्स द रेडियस ऑफ द वायर मीटर में कन्वर्ट कर दें, उसका स्क्वायर करें, एरिया आ जाएगा। एरिया इधर पुट करें, आर यहाँ जो कैलकुलेट होगी पीन रेजिस्टेंस वो वाली पुट करें, और लेंथ ऑफ द वायर जो है वो ये 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके इधर पुट कर दें। तो रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो इस एक्सपेरिमेंट में आसान एक्सपेरिमेंट है, इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब ये देखें, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, यहाँ दूसरी वर्कशीट के अंदर क्लियरली यू कैन सी कि x की वैल्यू को स्वैप कर दिया गया। x की वैल्यू अब दूसरे वाले गैप में x लग गया है और पहले वाले गैप में ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ अगर आपने L1 ओवर L2 वाला फार्मूला लगाया, यहाँ अगर आपने ये L1 और L2 वाला फार्मूला लगाया तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। L1 ओवर L2 वाला यहाँ फार्मूला नहीं लगाना। और यहाँ एक और चेंज उन्होंने किया है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि L1 और L2 हम नहीं बताते, आप खुद फाइंड आउट करें जी, सर्किट की इस डायग्राम के अंदर से खुद फाइंड आउट करें। तो डायग्राम के अंदर से आपने यहाँ कैसे फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा ये जूम इन मैंने कर दिया। देखें जहाँ पर ये गल्वानोमीटर का ये वाला एंड कनेक्टेड है, ये वाला एंड, ये आप रीड कर सकते हैं आसानी से। ये कितना है, 55 है, ये 55 सेंटीमीटर है। ये L1 हो गया, L1 की जगह पे आप 55 लिख देंगे, और 100 में से 55 को माइनस करें, जो बच गया वो L2 है, यानी 45 जो है ये L2 है। अब L1 और L2 इस तरह सर्किट के ऊपर से भी बता सकते हैं। इसको सेंटीमीटर में भी रहने दे, कोई मसला नहीं है, बिकॉज फार्मूला के अंदर आप L1 ओवर L2 रेशो लेंगे और रेशो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, L1 L2 की रेशो जब वो कैंसिल हो जाएगी तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो उधर मीटर में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। इसको मीटर में इसलिए नहीं लिखते कि इस मीटर रूल की पूरी लेंथ ही 1 मीटर है, ठीक है, तो इसलिए इसको स्मॉलर यूनिट्स में नहीं, सब यूनिट्स में नहीं, सेंटीमीटर में इसलिए इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, अलाउड है। बैलेंसिंग लेंथ मैंने बता दिया, L1 बैलेंसिंग लेंथ है, ये आई है 55 सेंटीमीटर, ये बैलेंसिंग लेंथ L1 है। What should be the reading of the galvanometer on the balancing point and why? जहाँ बैलेंसिंग पॉइंट होगा वहाँ गल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, और क्यों शो करेगा, इसलिए द पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा लिख देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, कि गल्वानोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, ज़ीरो या नल डिफ्लेक्शन शो करता है, बिकॉज पोटेंशियल difference across its terminals is 0. ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी ज़ाहिर 0 ही होगा। What is the mathematical expression for the circuit for this circuit to measure the unknown resistance? अभी बता चुका हूँ, इस सर्किट में गैप दूसरे में लगा हुआ रेजिस्टेंस, तो आपने लिखना है x इक्वल टू L2 ओवर L1 मल्टीप्लाइड बाय R, L2 ओवर L1 इंटू R करना है, यहाँ चेंज हो गया है फार्मूला, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। The Wheatstone bridge shown in the figure below is balanced when the uniform slide wire AB is divided as shown. ये एक न्यूमेरिकल टाइप समझ लें दे दिया है। अब इसमें से भी आपने x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी होगी मोस्ट प्रोबेबली, और यहाँ आपने जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किस फार्मूला से करनी है। तो यहाँ पे देखें x पहले वाले गैप के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप फार्मूला क्या लगाएंगे, x इक्वल्स टू L1 ओवर L2 यानी 40 ओवर 60 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली रेजिस्टेंस यानी 3, 40 ओवर 60 टाइम्स 3 कर दें तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ohms। Why is the continuous flow of current through the slide wire generally discouraged? Because that wire gets heated up, wire gets hot
एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, उससे रेजिस्टेंस बढ़ने का खतरा होता है। आप थोड़ी देर बाद सर्किट ऑफ कर देते हैं। ये एक साथ सब क्वेश्चन आ गया। डिफाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विद फार्मूला एंड गिव इट्स यूनिट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस को ये बोलते हैं, आर ए ओवर एल का ये मतलब होता है। इसका यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का ओम होता है और इसका मीटर स्क्वायर होता है, इसका मीटर होता है, तो ये कैंसिल, तो ओम मीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है, आई थिंक इस पहले एक्सपेरिमेंट में ये काफ़ी है। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे अभी बता दें ताकि हम आगे चलें। नहीं, इसी में आगे कर रहे हैं सारे एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह। इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, वरना आगे चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। मुझे बार बार ना ये फिर चैट की तरफ नहीं जाना पड़े। मैं चैट डिसेबल कर देता हूँ फिर, अगर आपने ये ABC लिखनी है चैट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कौन सा है? व्हाट शुड बी द रीडिंग ऑफ द गैल्वानोमीटर ऑन द बैलेंसिंग पॉइंट। अच्छा, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है वो यही है कि द ब्रिज इज़ बैलेंस्ड व्हेन द गैल्वानोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। जो व्हीटस्टोन ब्रिज की हमने ऊपर डायग्राम बनाई है ना, ये थ्योरी का वैसे सवाल है, लेकिन बहरहाल इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें गैल्वानोमीटर यहाँ पर जो लगा हुआ है ना व्हीटस्टोन ब्रिज में, इसका एक टर्मिनल है ये C और इसका एक टर्मिनल कनेक्टेड है D के साथ। तो अगर C पे पोटेंशियल है लेट से 5 वोल्ट और D पे पोटेंशियल है लेट से 3 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, तो करंट फ्लो करेगा C से D की तरफ। और अगर D का पोटेंशियल हाई है, C का कम है, तो D से C की तरफ करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल हो जाए 5 वोल्ट, C का भी 5 वोल्ट हो जाए, D का भी 5 वोल्ट हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो करंट गैल्वानोमीटर में से 0 फ्लो करेगा, नल डिफ्लेक्शन देगा गैल्वानोमीटर। ये वर्किंग प्रिंसिपल है इस एक्सपेरिमेंट का। तो गैल्वानोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। एयर की यूनिट में भी लिख सकते हैं क्या? अच्छा, मुश्किल काम ना करें ना जी, आसान काम करें। आप इसको ओम्स में ही रहने दें, ठीक है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर वाला, तो हम उस पर चलते हैं जल्दी से। पोटेंशियोमीटर में जो एक्सपेरिमेंट है वो देख लेते हैं। ये काफ़ी सारी थ्योरी है इसमें इन्वॉल्व्ड। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सर्किट है, अगेन एक ऐसा एक डिवाइस कह लें, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। हम वोल्ट मीटर से भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपने ये थ्योरी में भी पढ़ा होगा और ये आपके पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो रेजिस्टेंस लगी होती है बेशक बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, लेकिन वोल्ट मीटर को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो अपनी तरफ करंट ड्रॉ करता है। तो उसकी तरफ जब करंट ड्रॉ हो रहा है तो उससे मिलने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है 100% एक्यूरेट नहीं होता। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सर्किट है जो इस प्रिंसिपल पे ही काम करता है कि कोई करंट ड्रॉ नहीं होता पोटेंशियोमीटर की तरफ। ये जस्ट बैलेंसिंग लेंस का ही फिनोमेना यूज़ करते हुए ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करके दे देता है। अब इसका सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल में लिख लें यहाँ पर, वर्किंग प्रिंसिपल है द पोटेंशियल ड्रॉप across a
वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। एक वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर ये जो जॉकी है अभी गैल्वानोमीटर की, ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट की होती, यहाँ पर कनेक्ट की होती, तो करंट इतनी सी वायर में से गुज़रता, इतनी सी वायर में से जब इस वायर में से गुज़रता है तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ लेंथ, ये इतनी लेंथ में से गुजरेगा तो इतनी ही रेजिस्टेंस ऑफर होगी करंट को। जब इतनी रेजिस्टेंस ऑफर होगी तो इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेट्स कॉल इट लाइक V1। लेकिन अगर यही वाला जॉकी जो है वो यहाँ कनेक्ट करने के बजाय जो डायग्राम में गिवन है इस जगह पे कनेक्ट हो जाए, जॉकी ज़रा ज़्यादा लेंथ पे कनेक्टेड हो जाए, अब इतनी लेंथ में से अब करंट गुजरेगा, इतनी लेंथ में से, तो ज़्यादा लेंथ में से गुजरेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर ज़्यादा होगा। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जितनी ज़्यादा लेंथ में से करंट गुजरेगा उतना ही रेजिस्टेंस होगा और उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये इतना सा। लेकिन इसकी सर्किट डायग्राम जो यहाँ पर बनी हुई है, एक्चुअल जो अपरेटस होता है उसमें इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आपको अगर आपने वीडियो देखी हो जो मैंने बनाई थी, तो मैंने एक्चुअल जो सर्किट वहाँ पर डायग्राम मैंने बनाई थी वो असल सर्किट में वो डायग्राम होती है। शायद यहाँ पे नीचे इन्होंने वर्कशीट में बनाई हो, लेकिन ना बनाई हो तो मैं दोबारा यहाँ पे बना दूँगा। अच्छा, नहीं बनाएगी, चले, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में जो एक्चुअल पोटेंशियोमीटर है उसकी डायग्राम आए। तो वो क्या होती है देखना है ज़रा गौर से। एक वायर जिसकी लेंथ 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर होती है, पोटेंशियोमीटर में 4 मीटर बड़ा बनाने से बचने के लिए, यानी इतना बड़ा ऑपरेटर्स हम लैब के अंदर कहीं पे रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, ये वायर हम यहाँ से ऐसे करके एक टर्मिनल लगाते हैं, उसके साथ ऐसे वायर बांध देते हैं। इस टर्मिनल को मैं ए कहता हूँ। यहाँ से ये वायर ऐसे लेके मैं इधर जाता हूँ, इधर एक और टर्मिनल लगाता हूँ, इस पे से ऐसे घुमा के वापस इधर लेके आता हूँ, इस तरफ, इधर, यहाँ से फिर इधर से यूँ घुमा के मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, ऐसे एक टर्मिनल और इधर लगा देता हूँ, और यहाँ से फिर इधर घुमा के यहाँ पे ला के ऐसे एंड कर देता हूँ। ये बताना क्यों ज़रूरी है अभी आप खुद ही समझ जाएंगे। ये पॉइंट बी है। अब इस डायग्राम में उसने सीधा कहा है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, चलें सी कह देते हैं इसको, ये पॉइंट सी है। अब यहाँ तो सामने सामने ए और सी लिख दी है, लेकिन अपरेटस के ऊपर ऐसे यूँ ये ई का शेप ऐसे क्यों बना हुआ है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये बताता हूँ। इधर ऊपर मीटर रॉड ऐसे लगा हुआ होगा, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट होती है मीटर रॉड से, तो यहाँ ऊपर मीटर रॉड लगा हुआ होगा ऐसे। अब मीटर रॉड आपको बैलेंसिंग लेंथ देता है। मीटर रॉड पे यहाँ पे 0, पहली रीडिंग 0 है और यहाँ पे ये रीडिंग ज़ा रहा है 100 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में रीडिंग आ रही है। अब बाकी सर्किट में क्या है, पॉइंट ए को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव लगा देते हैं, और पॉइंट जो सी है इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ रेजिस्टर, इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पे मैं रेजिस्टर लगा देता हूँ और यहाँ पे ये वाली इधर इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब किया मैंने ये है कि इस ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, तो करंट ए से सी की तरफ मूव करके आ सकता है आसानी से। लेकिन फिर मैंने क्या करना है, एक सेल की चूँकि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो वो सेल भी तो मैंने कहीं पे लगाना है। याद रहे ये बैटरी है, इसको ई कहते हैं, इसकी ईएमएफ हमें पता होगी, लेकिन फिर जो सेल कहाँ है जिसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस या ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, अब वो सेल यहाँ पे कनेक्ट करने लगा हूँ। पॉइंट ए के साथ एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, और इस सेल का जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसका नेगेटिव टर्मिनल मैं आगे गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। और गैल्वानोमीटर का जो दूसरा एंड है उसकी वायर को फ्री छोड़ देता हूँ, वो मैंने यहाँ इसके ऊपर स्लाइड करनी होगी, कहीं ना कहीं स्लाइड करनी है। और आखिरी चीज़ ये सर्किट डायग्राम सारी आपको बनानी पड़ेगी। इस सेल के साथ मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स पैरेलल में लगाना है, तो इस सेल के साथ मैंने यहाँ पर एक स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पर ऐसे, और इधर बीच में एक की भी लगा दूँगा ताकि बवक्ते ज़रूरत इसको मैं ऑन ऑफ भी कर सकूँ। ये सेल के साथ स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट हो गया। ये सारा सर्किट है ऐसे। अब क्या होगा, जब मैं बैटरी से वोल्टेज दूंगा, इस बैटरी की वोल्टेज होगी लेट से 6 वोल्ट होगी, तो उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अगेन करंट के दो रास्ते हैं, पॉइंट ए पर पहुंचकर करंट इधर भी जा सकता है, करंट इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है।
अब शुरू में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना, ये जो की है ये शुरू में ऑफ होगी, ये ऑफ होगी। जब ये वाली की ऑफ होगी तो करंट का जो रास्ता है वो क्या है, वो ए से ऐसे इधर आएगा, करंट इस सेल में से गुजरेगा, सेल में से गुजर के गैल्वानोमीटर में से गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था, ये इधर कनेक्टेड है ऐसे, यानी उस रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ कोई करंट नहीं गया, रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ कोई करंट नहीं गया क्योंकि वो ऑफ था। और मैंने क्या किया, मैंने वो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर ली जिस पे गैल्वानोमीटर मुझे ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। यहाँ पर भी बैलेंसिंग लेंथ ही चाहिए। उस बैलेंसिंग लेंथ को देखें आप, अब मैंने ये अपरेटस डिफरेंट क्यों बनाया, इस वर्कशीट से डिफरेंट क्यों बनाया। लेट्स सपोज मैंने जॉकी यहाँ पर पहली वाली वायर पे रखी, यानी डायग्राम में आपको बता दिया कि यहाँ पहली वाली वायर पे जब आपने जॉकी रखी है, मीटर रॉड साथ यहाँ पे लगा हुआ है, मीटर रॉड के ऊपर 70 सेंटीमीटर वाली जो रीडिंग है वो उसके अक्रॉस जॉकी रखें तो गैल्वानोमीटर मुझे ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो मैं बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर क्या लिखूँगा, 70 सेंटीमीटर बस, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली जॉकी डायग्राम ऐसी बनी हुई आ गई पेपर में कि ये वाली जॉकी पहली वाली लाइन में रखने के बजाय यहाँ ये दूसरी वाली लाइन में जॉकी यहाँ पे रख दी है मैंने दूसरी वाली वायर में। अब अगर मैं इसको दूसरी वाली वायर में रख देता हूँ और मीटर रॉड पे 70 के अक्रॉस ही ये रीडिंग आ रही, ये जॉकी मैंने इधर रख दी यहाँ, और मीटर रॉड जो ऊपर यहाँ पर कनेक्टेड है, मीटर रॉड ये इस मीटर रॉड का जो 70 है उसके अगेंस्ट यहाँ जॉकी है। अब क्या बैलेंसिंग लेंथ अभी भी 70 ही होगी? नहीं, अब बैलेंसिंग लेंथ 70 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखें, आपने स्टार्ट से पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक सारी ये लेंथ नोट करनी है, ए से बी तक सारी करनी है। तो देखें, ए से लेकर इस एंड तक ये तो होगी 100 सेंटीमीटर, और वापस इधर से इधर आते हुए ये जो डिस्टेंस बनता है ये बनता है 30। तो टोटल जो लेंथ आपकी इस डायग्राम के मुताबिक बनती है 130 सेंटीमीटर बनती है। दूसरी लेंथ पे अगर बैलेंसिंग लेंथ आई तो ऐसे होता है 130 सेंटीमीटर बनेगा। इसलिए ये डायग्राम समझना ज़रूरी है पेपर में। इस किस्म का अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर वो समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। अगर तो ये सिंगल वायर वाला ये वाली डायग्राम आ जाती है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तैयार अपने आप को तो आपने रखना है कि इस किस्म की डायग्राम आ गई तो फिर क्या करेंगे हम। तो इसलिए इस पे रीडिंग समझना ज़रूरी है, रीडिंग कैसे लेनी है समझना ज़रूरी है। अब देखें, ये वाली जॉकी जो है दूसरी वाली वायर पे के बजाय तीसरी वाली वायर पे ये जॉकी ला के इधर रखी, यानी पॉइंट बी यहाँ आ गया, अब इधर आ गया, यानी बैलेंसिंग लेंथ ऐसे आपको डायग्राम में उन्होंने शो की कि बैलेंसिंग लेंथ, ये सारी बैलेंसिंग लेंथ हमें बताएं जी ये कितनी है। अभी इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब बैलेंसिंग लेंथ बताएं जी कितनी है। अब देखिए, मैं दोबारा शेड करता हूँ, यहाँ से आप शुरू हुए ये यहाँ तक 100, इधर से फिर ये इधर तक फिर 100, तो टोटल कितना हो गया 200, और यहाँ से वापस इधर आए 70, पहले वाली लाइन का 100, दूसरे वाली लाइन का 100, तीसरे वाली लाइन का यहाँ से यहाँ तक 70, तो अब लेंथ बनती है 270। तो अगर ये 4 वायर्स वाला अगर आ गया तो फिर उसमें ये लेंथ ज़रा ध्यान से पढ़नी है आपने। बिल्कुल एक्सट्रीम केस ये हो सकता है कि इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए, वैसे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसी ही डायग्राम आपको आएगी जिसमें एक ही वायर शो की गई होगी, ठीक है। अच्छा, बहरहाल पेपर में आपको ये बैलेंसिंग लेंथ अगर गिवन हो या डायग्राम से रीड करनी हो, ये वाली बैलेंसिंग लेंथ L1, तो ये वो वाली बैलेंसिंग लेंथ है जब ये वाली की ऑफ है। मैंने शुरू में बताया था ये की ऑफ है, ये की ऑफ होगी तो जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी उसका नाम हमने रखना है L1। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये की को ऑन कर देना है, क्लोज़ कर देना है। की को ऑन, बल्कि बेहतर वर्ड क्या है, की को क्लोज़ कर देना। अब जब की को क्लोज़ करेंगे यहाँ से रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। लेट सपोज मैं 10 ओम की रेजिस्टेंस अप्लाई कर देता हूँ, 10 ओम की। अब क्या होगा, ज़रा गौर करना है करंट के फ्लो पे। करंट यहाँ से बैटरी से चला ए पर आया, अब ए से आगे जब करंट इस तरफ जा रहा है, अब इस जंक्शन पे पहुँच के करंट के 2 रास्ते हैं। कुछ करंट इस सेल में से गुजर जाएगा, कुछ करंट इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से भी गुजरेगा। अब जो सेल में से गुजरने वाला करंट है वो कम हो गया है। जब वो कम होगा तो क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ L1 अगर 70 आई है लेट सपोज, तो बैलेंसिंग लेंथ अब 70 नहीं आएगी, 70 से कम ही आएगी। अब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी इसका नाम होगा L2।
मान लेते हैं ये 50 सेंटीमीटर आएगी। जब आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस अप्लाई की है 10 ओम्स, तो एक बैलेंसिंग लेंथ आएगी की को ओपन रख के रेजिस्टेंस बॉक्स वाला सर्किट ऑफ करके, दूसरी बैलेंसिंग लेंथ आएगी रेजिस्टेंस बॉक्स वाला सर्किट को ऑन करके, एक ज़्यादा आएगी दूसरी उससे कम आएगी। इनको क्या करेंगे, इनको एक फार्मूला है ये इसमें पुट कर देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला है। वो क्या है, L1 माइनस L2 ओवर L2 मल्टीप्लाइड बाय R। L1 लेट से 70 आया, L2 लेट से 50 आया, 70 माइनस 50 किया, डिवाइड बाय 50 किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल की मिल जाएगी। अगर ये बात अब समझ आ गई है तो हम आगे चलें। मैं कमेंट्स बार बार आप लोगों के देख नहीं रहा, वंस ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर मैं कमेंट्स की तरफ जाता हूँ। तो अब अगर ये समझ आ गई है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे बताएं, आगे चलते हैं, आगे वर्कशीट सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, माय कॉलेज टीचर मेड दिस फॉर्मूला रॉन्ग। क्या रॉन्ग था जी, ये भी बता दें। कॉलेज टीचर ने क्या बता, आपको समझ में ना आया हो फॉर्मूला क्या लिखा उन्होंने। एंड एवरीवेयर एवरीवन इज यूजिंग व्हाट। अच्छा चले, समझ आ गई है तो ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ एक्सप्लेन कर सकते। अच्छा, बैलेंसिंग लेंथ एक्सप्लेन, देखें दो सिचुएशंस हैं। नंबर 1 सिचुएशन क्या है कि आपको ये जो सर्किट यहाँ पर ड्रॉ हुआ है ना, ऐसा ही सर्किट दे देते हैं, लेकिन मैंने आपको ना थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन के लिए भी तैयार करना है। मैंने एक कंडीशन क्या है कि आपको ये वाला सर्किट दे देते हैं इधर, जिसमें ये सीधी सीधी वायर है, ऐसे बस सीधी सीधी वायर है, ठीक है। A से C तक एक वायर है और दरमियान में जहाँ गलवानोमीटर से ये जॉकी वाली वायर आई हुई है ना, ये यहाँ जहाँ रखेंगे उस पॉइंट को मैं B कह देता हूँ। जब ये B के ऊपर आता है तो गलवानोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है। एक तो ये है आसान क्वेश्चन, तो ये है आसान सवाल, तो ये है। लेकिन मैंने इसलिए ये दूसरी डायग्राम यहाँ पे इसलिए बनाई कि एक्चुअल में सर्किट जो पोटेंशियोमीटर का होता है ना, वो ये होता है जो मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ की है। एक्चुअल पोटेंशियोमीटर ये वाला होता है, उसमें एक नहीं ऐसे 4 वायर्स बनी हुई नज़र आती हैं आपको, 4 वायर्स। अगर आपने मेरी को वीडियो पोटेंशियोमीटर वाली देखी है तो वहाँ आप देख भी सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर में एक्चुअल में 4 वायर्स होती हैं। होती वो एक ही वायर है, लेकिन वो ऐसे वाइंड इस तरह की हुई है कि ऐसे ई की शेप बनती है, ठीक है। तो अब हो सकता है ये वाली डायग्राम आ जाए आपको पेपर में, ये जो मैंने इधर ड्रॉ की है ये वाली डायग्राम। तो अगर ये वाली डायग्राम आ जाए तो बैलेंसिंग लेंथ को डायग्राम के ऊपर से रीड कैसे करना है, ये तरीका मैंने बैलेंसिंग लेंथ का बताया। वैसे अगर बैलेंसिंग लेंथ उन्होंने पेपर में दे दी L1 70 L2 इतनी, फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया ना। लेकिन अगर पेपर में ये आ जाता है रीड करें डायग्राम के ऊपर से, जैसे अभी स्लाइड बार पेज वाले में देखा आपने कि डायग्राम के ऊपर से रीड करके L1 खुद लिखें, L2 खुद लिखें, उस सूरत में फिर क्या होगा ये बताना था, बैलेंसिंग लेंथ में ये बताना था, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें यहाँ है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। मेरे ख्याल में पेपर में जब ये सवाल आएगा तो सर्किट डायग्राम आपको बनाने के लिए दी जाएगी। जब आपको बनाने के लिए दी जाए, चॉइस दे दी जाए, तो आपने ये वाली डायग्राम बना देनी है। ये आसान है, 4 वायर वाली भी जो है, ये सिंगल वायर वाली, ये देखें, ये डायग्राम आपने प्रैक्टिस करनी है, ये खुद बनानी है। प्रैक्टिस आपने इन सारी सर्किट डायग्राम्स की करनी है, ये बनानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। इनकी देखो शॉर्टकट में पहले बता चुका हूँ कि ये पॉइंट ए और पॉइंट सी आपने ये याद रखना है। इन ए और सी के क्रॉस बैटरी लगानी है मैंने। तो देखिए बैटरी कहाँ लगी हुई है, यहाँ बैटरी लगी हुई है इधर। ये एमीटर उड़ा दें बीच में से, एमीटर की भी ज़रूरत नहीं है, एमीटर इसको क्रॉस कर दें, इसका कोई मकसद नहीं है। आपने इधर डायरेक्ट इसके क्रॉस ना बैटरी लगा देनी। बैटरी, ये बैटरी है, बैटरी के 2 टर्मिनल है, प्लस और माइनस। तो प्लस वाला ए पे लगाना हमेशा, ए पे, और जो नेगेटिव टर्मिनल है ना वो इस रियोस्टैट के थ्रू होकर ये सी के साथ कनेक्ट हो गया। बैटरी इधर लग गई, फिर इसी ए के साथ, अच्छा ये एक बात रह गई थी,
जहाँ आपने बैटरी का पॉजिटिव लगाया है सर्किट में, देख लें ज़रा, बैटरी का पॉजिटिव लगाया पॉइंट ए के साथ, तो सेल का पॉजिटिव भी पॉइंट ए के साथ लगाना लाजमी है, ज़रूरी है। सेल का पॉजिटिव भी वहीं लगेगा जहाँ बैटरी का पॉजिटिव लगेगा, पॉइंट ए पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ हमने लगाया गलवानोमीटर, तो सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मैंने इधर लगा दिया गलवानोमीटर, और गलवानोमीटर के साथ एक वायर लगा दी है जिसके साथ जॉकी कनेक्टेड है, वो इधर हमने ऐसे शो करनी है कि इसके ऊपर मैंने स्लाइड करनी है। और फिर मैंने आपको बताया कि सेल के पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, सेल के पैरेलल में, तो सेल से एक वायर लेके रेजिस्टेंस बॉक्स और दूसरी की के थ्रू यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। ये सर्किट डायग्राम आपने बनानी है अगर पेपर में आपको चॉइस दी जाती है। तो ये सर्किट डायग्राम आप इधर कॉपी कर लेंगे। उसके बाद ये वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, यूनिट्स आगे गिवन नहीं है, तो यूनिट्स आपने खुद लिखने होंगे। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, सिंबल बना दें, ओहम लिख दें। अगर ये L1 290 सेंटीमीटर है तो L2 कितनी है, L2 कितनी है, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ बैलेंसिंग लेंथ जो L2 है ये 271 कैसे आई है, ये 271 कैसे आई है? L1 290 और L2 जो है वो 271, ये 271 कैसे आई होगी? जी मैं पूरी तैयारी इंशाल्लाह करवाऊँगा, लेकिन आप साथ जो है वो जुड़े रहें। तो जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जो इंशाल्लाह पूरी तैयारी हो जाएगी। माइनस करके नहीं जी, माइनस करके नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि L2 कैसे लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था L2 कैसे लेते हैं। नो, भूल गए आप लोग, फिर सुने L2 कैसे आई है, ये क्वेश्चन हो सकता है ना, इसलिए मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है ना, शुरू में इस रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने ऑफ़ रखना है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स की शुरू में हमने ओपन करनी, ओपन, इसको ओपन करके ना तो क्या होगा, इसको जब मैंने ओपन किया ना तो ये वाला सर्किट, जो ये वाला सर्किट है ये ऑफ़ होगा उस वक्त, यहाँ कुछ भी नहीं, ये ऑफ़ है। अब सारा का सारा करंट कहाँ से गुजरेगा? इस वाले सेल में से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, और आप बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, वो L1 आएगी, वो 290 आ गई। फिर हमने क्या करना है, इस की को क्लोज़ करना है। जब हम इस की को क्लोज़ करेंगे ना, इस वाली की को अब क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ का मतलब क्या है कि इधर से भी करंट गुजरेगा। अब कुछ करंट इधर से गुजरेगा, कुछ करंट इधर से गुजरेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में से गुजरेगा। तो सेल में से अब पहले से कम करंट गुजरेगा, बैलेंसिंग लेंथ पहले से चेंज हो जाएगी। वो जो बैलेंसिंग लेंथ है रेजिस्टेंस को अप्लाई करने के बाद जो बैलेंसिंग लेंथ आती है वो L2 है। यहाँ 100 में से माइनस नहीं करना, वो स्लाइड वायर ब्रिज में था यार, ये स्लाइड वायर ब्रिज नहीं है, ये पोटेंशियोमीटर है। तो दूसरी जो बैलेंसिंग लेंथ आई है वो कैसे आती है, रेजिस्टेंस को अप्लाई करने के बाद आती है। जो L1 है वो L1 290 सेंटीमीटर, देखो एक ही बार लिख दी है, रेजिस्टेंस के बगैर जो लेंथ है वो एक ही बार आनी है ना। फिर क्या हुआ है, फिर रेजिस्टेंस पहले 1 ओम अप्लाई की है, L2 निकाल लिया, फिर रेजिस्टेंस 2 ओम अप्लाई की है, L2 निकाल लिया, 3 ओम अप्लाई की है, L2 निकाल लिया। वैसे 1 2 3 सही नहीं होती, रेजिस्टेंस को थोड़ा हाई होना चाहिए, 5 10 15 20 होना चाहिए। इतनी थोड़ी रेजिस्टेंस होती नहीं। रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस अप्लाई करने के बाद जो भी बैलेंसिंग लेंथ आएगी उसको L2 कहेंगे। अब आपने कैलकुलेशन कैसे करनी, देखिए L1 माइनस L2, तो L1 है 290, तो आपने करना है 290 में से माइनस करना है L2 को, वो है 271 पहली रो के अंदर। तो 290 माइनस 271 डिवाइड बाई 271 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगी। मैं शेयर करूँगा जी, जो की क्लोज करके आएगी वो L2 होगी, बिल्कुल यही बात है। जो की क्लोज करके बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो L2 है, जो की ओपन करके विदाउट रेजिस्टेंस आएगी वो L1 है। L1 एक ही बार आएगी, एक ही बार सेम रहेगी, तीनों रीडिंग्स में एक जैसी रहेगी, सेम रहेगी। L2 चेंज होती रहेगी बिकॉज वो L2 रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो रेजिस्टेंस चेंज तो L2 भी चेंज होगी। तो आसान सा ये प्रैक्टिकल है, इसका प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, सर्किट मैंने आपको बता दिया,
सर्किट से आपने सॉल्व कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट आई वर्सेस आर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर गालिबन 4 है या 3 है, 4 है शायद। ये वहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल, ये वहाँ पे डिस्कस करेंगे। वेयर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वेदर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल रिमेन्स कांस्टेंट और नॉट। हाँ जी, इसका आंसर कौन देगा? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की जब वो कांस्टेंट रहती है या नहीं रहती? क्या इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की सेम रहती है, कम ज़्यादा होती है? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा जी, किस चीज़ पे डिपेंड करती है इंटरनल रेजिस्टेंस फिर अगर कांस्टेंट नहीं रहती तो? ओके, तो इसको फिर आप बताएंगे कि कांस्टेंट अगर नहीं रहती तो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अच्छा, लो हो जाती है। लो कैसे होती है? किस फैक्टर को चेंज करने से ये लो हो जाती है? फिर डिपेंडेंस बताएंगे ना, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना इंटरनल रेजिस्टेंस ना। देखिए, जैसे जैसे सेल इस्तेमाल होता है ना, तो इस्तेमाल के साथ साथ उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, कांस्टेंट एंड लो ये सही नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर होता है उस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट पर। तो बहरहाल कांस्टेंट नहीं रहती, इट चेंजेस, इट वेरीज, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, ये इसका जवाब है। ठीक है, आगे ये है थोड़ा सा डिफरेंट करके उन्होंने सर्किट बनाया, लेकिन उसी सर्किट वही है, बस सिर्फ सिंबल्स ज़रा देख लें, डिफरेंट कर दी। यहाँ आर रेजिस्टेंस बना दी है, की उसी तरह लगी हुई है, ये सेल भी लगा हुआ है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसकी अलग से शो की हुई है। ये वाली डायग्राम भी ठीक है, ये भी बना सकते हैं, ये वाली बना लें या ऊपर वाली वो बना लें तो ठीक होगा। अब इसी तरह का जो सर्किट है पोटेंशियोमीटर का ही, वो है ईएमएफ ऑफ अ सेल फाइंड आउट करने वाला। अब ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अच्छा, अब जैसे केमिस्ट्री में आज एक क्वेश्चन आया था ना, हमने इथाइल अल्कोहल से एडोफॉर्म बनाया था, उन्होंने कहा जी एसीटोन से बनाए। तो अगर स्पेसिफाई हो जाए कि इस रॉ मटेरियल से बनाना है तो आप उसी रॉ मटेरियल वाली इक्वेशन लिखेंगे, वही सारा प्रोसेस उसी का लिखना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि नहीं जी मैंने तो इथाइल अल्कोहल वाला पढ़ा था, तो आप इथाइल अल्कोहल वाला लिख दें तो आप गलत कराएंगे। सिमिलरली ये जो एक्सपेरिमेंट अभी आपके सामने ये 2 तरीके से होता है। अगर पेपर में स्पेसिफाइड नहीं है तो किसी भी मेथड से ये हो सकता है, वो वाली सर्किट डायग्राम बन सकती है। ये जो सामने अभी डायग्राम बनी हुई है ना, इसमें एक सेल यूज़ हुआ है, एक सेल, इसकी जिसकी ईएमएफ हमने फाइंड आउट करनी, ये वाला सेल इस्तेमाल हुआ, एक सेल। इसका सर्किट जो है वो ये सामने बना हुआ है, अभी इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ जो डायग्राम, एक बात और जो बनी हुई है यहाँ डायग्राम, ये वो डायग्राम है जो मैंने ऊपर बनाई थी। अब ये थोड़ी सी इस के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है कि पोटेंशियोमीटर का ही अपरेटस है, उसकी एक एक्सपेरिमेंट में डायग्राम कुछ और बनाई है, दूसरे में कुछ और बनाई है, दोनों में एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन पर अभी यहाँ जो पोटेंशियोमीटर है उसके साथ एक सेल लगाकर उसी सेल की ईएमएफ यहाँ पर फाइंड आउट करने का तरीका बताया गया है। क्या तरीका कार है देखें, तरीका ये है, ये वाला जो सेल है इसको आपने लगाया, आप सेल को देखें कैसे लगाया है, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। ये वाला सेल, ये बैटरी है, इसने सर्किट में करंट को चलाना है, और ये
वो सेल है जिसकी EMF हमने फाइंड आउट करनी है। तो इधर देखें, इसको ज़रा वो ज़्यादा सेल्स यहाँ पे शो कर दी हैं, इसलिए इसको ड्राइवर सेल कह दी है, बैटरी कह लें इसको, बैटरी ज़्यादा बेहतर इसको कह लें। अच्छा, इसका जो पॉजिटिव है ये पॉइंट A के साथ कनेक्टेड है, और जिस सेल की EMF फाइंड आउट करनी है उसका भी पॉजिटिव A के साथ कनेक्टेड है। अगर आप ये प्लस प्लस नहीं लिख के दिखाएंगे गलत होगा, दोनों का पॉजिटिव एक जगह पे होना लाजमी है। और जो ड्राइवर सेल है, जो बैटरी है, उसका नेगेटिव रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू इस B के साथ कनेक्टेड है, और सेल का नेगेटिव दोनों एक्सपेरिमेंट्स में वो गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड है, कि बेशक B में ना भी लगे, गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड है, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में यही है। अच्छा, अब क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीछे किया, आपने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है। जॉकी को ऐसी पोजीशन पर लेकर जाना है जहां पर गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब अगर इस डायग्राम में अभी गैल्वानोमीटर ज़ीरो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो क्या मुझे कोई लेंथ बता सकता है ये कितनी है? इस डायग्राम में अभी कोई मुझे बैलेंसिंग लेंथ बता सकता है डायग्राम में देख करके कितनी है? सही बताएंगे तो अब मैं इनाम तो कोई नहीं दे सकता लेकिन दुआ दे सकता हूँ कि आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये आ गया तो। अगर ये सही आप बता दें तो चलो जी, एक आंसर आ गया फरजान का 60 है। और कोई? एक आ गया 4.7। यार ये 4.7 कैसे है? राय गेमिंग 60 है। ओके, अब यहाँ से ही 150 आ गया, 60 आ गया, 150 आ गया। देखो जो मैंने बात समझाई है इसका मतलब है वो सही समझी नहीं है आपने समझी नहीं है सही आप लोगों ने, ये सारे गलत हैं। 60 भी गलत है, 4.7 तो आई डोंट नो आपने ये कैसे 4.7 बताया। 60, 150 गलत, सारे ही गलत हैं। कैसे आप उसका कैसे ना पूछो, अपना भी कैसे आपका भी गलत है। 260, अच्छा जी 260, 67, 20 सेंटीमीटर। शाबाश है यार, 20 वाला कहाँ से आ गया? इस्लामिक लाइफस्टाइल। अच्छा अब सुने, 260 वाला जवाब सही है। अब वो क्यों है? आपने लेंथ कहाँ से मेजर करनी? अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से सुन लें ज़रा गौर से। जहाँ भी A लगा हुआ है वहाँ से शुरू करनी है। A जहाँ बैटरी का पॉजिटिव है यहाँ से शुरू करना है। तो A से ये पहली यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है मीटर रॉड पे? ये 100 होगी। उसके बाद यहाँ से इधर आ जाएं, ये भी 100 होगी। कितनी होगी? 200 होगी। उसके बाद इधर से इधर आएँ यहाँ तक, अब ये कितनी बनती है टोटल? 260। 260 इस तरह बनी, ठीक है। 20 वाले और 4.7 वाले जो है ना, उनका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनको कैसे उन्होंने 20 को ये बोला है। बहरहाल ये 260 बन रही है। $67 नहीं है, मेरा नाम बिलाल है जी। 67 नहीं है, 260 है, 260 है। देख लिया ये 260 कैसे है, ठीक है। अब ये डायग्राम से इसको पढ़ना आपको आना चाहिए। अगर मैं इसको A ले लेता और इसको B ले लेता और ये नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता। अब मैंने लेंथ पता है कहाँ से मेजर करनी थी? सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ से यहाँ आता, ये कितना होता? 100। यहाँ से इधर आता है तो ये कितना होता? बताएं ज़रा। अब ये लेंथ कितनी है? चलो मैं क्यों बताऊँ, आप बताएं। अगर A ये वाला हो जाए और C या B ये वाला हो जाए, अब लेंथ बताएं कितनी है? कौन कौन सा चैप्टर रिलेटेड है? ये इलेक्ट्रिसिटी वाला जो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये रिलेटेड है। उसके बाद आपका फोटो सेल का एक एक्सपेरिमेंट है, कैपेसिटर में से एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारा कुछ रिलेटेड है। 160, 150, 160, 60, 50 वाले फिर गलत हो गए। देखो A से इधर आएँ, ये हो गया 100। अब इधर से इधर आएँ वापस, ये उल्टा आ रहे हैं इधर से इधर, तो ये 60 नहीं है, ये 40 है।
यहाँ 40 ये वाला और 100 पहले वाला, तो टोटल कितना हुआ 140 हुआ। ठीक है, चलो अब इस पर ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते यार, टाइम कम है। तो बैलेंसिंग लेंथ रीड करना ऐसे आपको आना चाहिए। एक सेल अगर लगा हुआ तो बैलेंसिंग लेंथ जो आएगी ना L1 अभी इस डायग्राम के मुताबिक वो है 260। L2 कहाँ से आएगी, कोई बता सकता है यहाँ L2 कितनी है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। L2 कहाँ से लाऊं? यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं है मेरे पास। अब L2 मुझे चाहिए, L2 कहाँ से लाऊं? L2 बताएं जल्दी से। L1 260 हो गया, L2 जल्दी से बताएं क्या हो गया? 400 क्या हो गया? 400 क्यों हो गया भाई? अच्छा हाँ, आपने उससे पूछा है 400 कहाँ से आई है। ठीक है, L2 कितनी है इसमें, जल्दी से देख के बताएं डायग्राम। L2 140 है बिल्कुल, जो बाकी बच गई ना वो L2 है। L2 कहाँ से आई? 400 में से 260 को माइनस कर देना है आपने। ठीक है, तो 140 L2 होगा, 140 सेंटीमीटर। ठीक, आपको ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये दोनों बातें समझना जरूरी है। इस सेटिंग में, इस डायग्राम में, इस डायग्राम के मुताबिक L1 ऑपरेटर से रीड करनी है, L2 कहाँ से लानी है? 400 में से L1 को माइनस कर देना है। ठीक, L1 भी आ गया, L2 भी आ गया, L1 L2 आ गया दोनों। अब आपने एक फार्मूला होगा, उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, वो ये फार्मूला है। वो क्या है? L1 ओवर L2 इंटू E यूँ कर लें। ठीक है, या बल्कि यहाँ उसने और सिंप्लीफाई कर दिया। वो क्या किया, देखो जो EMF ऑफ द सेल है जो हम फाइंड आउट कर लेना, उसके लिए उसने कहा है जो L आपने 260 निकाली है इसको टोटल से डिवाइड कर दें और टोटल EMF यानी बैटरी की EMF से मल्टीप्लाई कर दें। यूँ भी कर सकते हैं, बैटरी की EMF आपको गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई कर दें। एक ये तरीका भी है, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन इस तरीके का मसला क्या है, जो पेपर सेटर है उसने इस तरीके से सवाल ना दिया, दूसरे वाले तरीके से दिया। फिर क्या होगा? अब वो दूसरे वाला तरीका मैं देखता हूँ, यहाँ नीचे अगर डायग्राम है तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, नीचे चलें, देखते हैं अगर वो वाला तरीका भी उसने बताया हुआ है अगली किसी वर्कशीट के अंदर तो वहाँ से कर लेते हैं, वरना मैं समझा दूँगा, कोई मसला नहीं है। ये आ गया, ये लें जी, इधर देख लें, इधर सेल कितने हैं, इधर गौर करें। E1 E2 कितने सेल हैं? 2 सेल हैं। अब ये उससे डिफरेंट हो गया क्या नहीं? जो अभी ऊपर सर्किट पड़ा है उसमें 1 सेल है, इसमें कितने सेल हैं? इसमें 2 सेल हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि आपने दोनों सेल्स की EMF को कंपेयर करना है उनकी लेंथ के साथ। E1 E2 2 सेल हैं और E एक बैटरी लगी हुई है, सेल और बैटरी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है आपने पहले, अच्छा यहाँ ये जो की लगी हुई है इसको बोलते हैं टू वे की। अब टू वे की में क्या होता है जी? इसमें 2 स्विचेस होते हैं, 2 स्विचेस होते हैं। अब ये ध्यान करना है, सर्किट सारा वही है जो भी समझा दिया, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं। ए के साथ बैटरी का पॉजिटिव, सेल का पॉजिटिव, दूसरे सेल का पॉजिटिव ए के साथ। दोनों सेल के जो नेगेटिव्स हैं, पहले वाले सेल का नेगेटिव, दूसरे वाले सेल का नेगेटिव, वो ऐसे है, इसको टू वे की बोलते हैं। इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, ऐसे 3 टर्मिनल्स होते हैं, टू वे की के 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, जो इसका दरमियान जो ऊपर वाला टर्मिनल है टू वे की का, ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसके साथ पहला सेल लगा दें, नीचे वाले सेल के साथ दूसरा लगा दें, और जो दरमियान वाला टर्मिनल है उसके साथ गैल्वानोमीटर लगा दें। अब होगा क्या? अगर आप इस टू वे की का कोई एक स्विच क्लोज़ करते हैं, उसकी तरफ करंट फ्लो करने लग जाएगा। यानी आपने करना ये है कि इस टू वे की का ये ऊपर वाला स्विच क्लोज़ कर दिया, तो करंट कहाँ से गुजरेगा? इस ऊपर वाले स्विच में से, यानी E1 में से जो करंट आएगा वो आगे गैल्वानोमीटर में जाएगा। E2 की तरफ करंट जाएगा ही नहीं, वो ऑफ है, ये ऑफ है। तो आपने पहले की क्लोज़ की, पहले वाली की क्लोज़ की, E1 में से करंट गुजरा, जो E1 में से करंट गुजरा उसकी वजह से बैलेंसिंग लेंथ आई, वो आपने नोट की, उसका नाम आपने रख दिया L1। और आपको पता है कि E1 जो सेल था इस वक्त कनेक्टेड था, बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1। फिर आपने क्या करना है? इस की को बंद कर देना है, इस की को ओपन कर देना है, और आपने की 2 को क्लोज़ कर देना है, ये वाली की। अब करंट कहाँ से गुजरेगा? अब दूसरे वाले सेल में से गुजरेगा। फिर से बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, उस बैलेंसिंग लेंथ का नाम हम L2 रख देंगे, और उस L2 को फाइंड करते हुए जो सेल यूज़ हो रहा है वो E2 यूज़ हो रहा है। अब आपके पास कितनी चीज़ें यहाँ पे 1 2 3 4 चीज़ें, इनको कैसे आपस में कनेक्ट करना है? ये फार्मूला ये है, ये प्रिंसिपल ये है कि दोनों की EMFs की रेशो, सेल्स की EMF की रेशो उनकी बैलेंसिंग लेंथ की रेशो के बराबर होती है। L1 L2 आपने फाइंड आउट कर दिया, पेपर में गिवन होगा आपको, E2 भी गिवन होगा, तो एक ही चीज़ रहेगी E1, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये देख लें, ये फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, E1 ओवर E2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2। इसमें से आपने E1 को फाइंड आउट करना है, जबकि E2 आपको गिवन होगी। ठीक है,
ये फार्मूला यहाँ पे डिराइव हो भी गया, यहाँ पे आ गया, देखें यहाँ आ गया। L1/L2 मल्टीप्लाई बाई E2 करेंगे तो आपके पास E1 एक सेल की EMF आ जाएगी, दूसरे वाले की EMF आपको पहले से मालूम है, पता है। तो फिर से सुन लें, अगर आपको एक ही सेल मिला और बैटरी मिली और आपसे कहा गया आपने इसकी EMF फाइंड आउट करनी है, तो फार्मूला क्या यूज़ करना है, एक ही बैलेंसिंग लेंथ आएगी, उसको टोटल बैलेंसिंग लेंथ से डिवाइड करना है और उसको बैटरी की EMF से मल्टीप्लाई करना है, तो सेल की अननोन EMF आ जाएगी। लेकिन अगर आपको दो सेल मिले, दोनों की EMF का रेशो उनकी बैलेंसिंग लेंथ की रेशो के बराबर है, फिर आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। इस एक्सपेरिमेंट के ये दो फार्मूलाज है, दो तरीके हैं इसके करने के, दोनों आते हैं पेपर में, तो दोनों में से कोई भी आ गया, यू शुड बी एबल टू डू दैट। जी PDF मैं दूंगा, टेंशन ना लें। मैं ये वीडियो जब अपलोड करूंगा ना, इसके साथ अटैच कर दूंगा, केमिस्ट्री के जैसे अटैच किए थे तो मैं गूगल ड्राइव पे अटैच करके लिंक दे दूंगा, ठीक है, नोट्स दे दूंगा मैं। मुश्किल नहीं है यार, देखो देखो ये दो सर्किट्स हैं, एक ये सर्किट है नीचे और एक ये ऊपर सर्किट है। ये एक मिनट वापस ऊपर आए यार, ये सर्किट है, ये सर्किट है। अब इन दोनों सर्किट्स में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, देखो दोनों में पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल हुआ है, दोनों में बैटरी इस्तेमाल हुई है, दोनों में सेल इस्तेमाल हुआ है, सब कुछ वही है। इसमें बस एक सेल यूज़ किया है, एक सेल। और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, चलो इधर उसकी डायग्राम इधर ही बना देता हूँ, ऐसे ये वाली इधर डायग्राम मैं बना रहा हूँ, देखें ताकि आपको याद रह जाए थोड़ा सा। ये देखें, अब इधर मैंने क्या करना है, इधर बैटरी का पॉजिटिव लगाना है, बैटरी का पॉजिटिव, और ये बैटरी का नेगेटिव लगाया, और इधर से ये मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू यहाँ पर ये नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। ये पॉइंट मैंने A कहा, ये पॉइंट मैंने B कहा, ठीक है। अब A के साथ मैंने एक सेल लगाने के बजाय इधर देखना मैंने अभी दो सेल लगा देने, एक के बजाय दो सेल, ताकि दोनों सर्किट आपको आमने सामने मिले, ताकि आपको परेशानी ना हो। देखो अभी यहाँ पे मैंने दो सेल लगा दिए, एक के बजाय दो सेल, दो लगा दिए। ये जो पहला मैंने सेल लगाया है, इसका एक यहाँ पॉजिटिव होगा और इसका भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों का पॉजिटिव पॉइंट A के साथ कनेक्ट कर दिया। अब दोनों का जो नेगेटिव है, वो दोनों नेगेटिव तो गैल्वानोमीटर के साथ नहीं ना लग सकते ना, एक ही टर्मिनल है गैल्वानोमीटर का जिसके साथ कनेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इनको मैंने एक की के साथ कनेक्ट कर दिया, जिस की का नाम है टू वे की। टू वे की में तीन पॉइंट्स हैं, तीन टर्मिनल्स हैं, एक दो तीन टर्मिनल्स हैं इसमें। जो दरमियान वाला इसका टर्मिनल है ना, ये मैंने गैल्वानोमीटर के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ऐसे, और गैल्वानोमीटर के साथ मैंने एक जॉकी लगा दी है, मैंने इधर स्लाइड करनी है ऐसे। अब अगर ये की का यहाँ टर्मिनल है, ये की पहले वाली की ये मैंने क्लोज़ करी है, इसको K2 को मैंने ओपन कर दिया है, तो इसका मतलब है यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट इस वाले सेल से गुजरेगा, इधर से इधर पास ओवर होगा, यहाँ से इस गैल्वानोमीटर में, और यहाँ से इधर से आगे। तो ये वाला सेल ऑफ रहेगा, ये सेल ऑफ रहेगा, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो L1 आएगी। और अगर ऐसा होता है कि मैं इस वाली की को ओपन कर देता हूँ और नीचे वाली की को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, अब क्या होगा, इधर से करंट आएगा, यहाँ से पास ओवर होके इधर से इधर चला जाएगा। अब E2 सर्किट में काम करेगा, E1 नहीं करेगा। तो एक दफ़ा बैलेंसिंग लेंथ लेंगे L1, दूसरी दफ़ा बैलेंसिंग लेंथ लेंगे L2, L1/L2 इक्वल्स टू E1/E2 करके इसको सॉल्व कर लेंगे बस। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। पोटेंशियोमीटर की रीडिंग जो है वो इसलिए प्रिसाइज होती है कि इट डज़ नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट, और वोल्ट मीटर करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पोटेंशियोमीटर वाला भी हो गया, ठीक है। इसमें आई थिंक यही डिटेल काफ़ी थी। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है वोल्ट मीटर वाला, ये वाला बात बताता हूँ। वोल्ट मीटर वाला आसान सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, वो पहले देख लेते हैं, और पेपर में वो आने का चांस भी है वोल्ट मीटर का, ठीक है।
वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन R एंड 1/V। अच्छा, इसमें अक्सर ना जो बुक्स में लिखा होता है, आई होप कि इसने सही लिखा हुआ है, इसने सही लिखा, यहाँ अक्सर वो बुक्स में लिखा होता है, टीचर भी बता रहे होते हैं ग्राफ बनाएं R और I/V के दरमियान। I/V वाला ना करें, ठीक है, ये 1/V है। हो सकता है I और V से, लेकिन R और 1/V के ग्राफ से ये आसानी से हो जाता है। अब होगा क्या, ये भी सुन लें ज़रा। जब एक वोल्ट मीटर बनाया जाता है, वो बेसिकली कैसे बनाया जाता है, गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, ये वोल्ट मीटर बन जाता है, ये वोल्ट मीटर बन गया। ये कितनी हाई रेजिस्टेंस लगी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा प्रैक्टिकल है, मैंने स्टार्ट में जब ये स्टार्ट में बता दिया था, ठीक है, स्टार्ट में बता दिए थे सारे इंपॉर्टेंट ही, इसको वापस रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अभी मैं जल्दी से इसको ज़रा वाइंड अप कर दूँ। गैल्वानोमीटर के साथ अगर एक सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगा दी जाए ना, वो बन जाता है वोल्ट मीटर। अगर ये वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है तो क्या करें, तो इस वोल्ट मीटर को आपने क्या करना है, सीरीज़ में, ये वोल्ट मीटर है, इसको मैंने सर्कल कर लिया, इसके साथ सीरीज़ में मैंने एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया ऐसे इधर, HRB हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, एक उसकी अपनी हाई रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल हाई रेजिस्टेंस भी लगा दी, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और एक की लगा दी। ये एक सादा सा सर्किट है, बहुत आसान सा सर्किट, ऐसे बना दिया मैंने, यूँ ऐसे, ठीक है। अब वैसे वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, लेकिन जब इसकी अपनी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो इसको इस सीरीज़ में इसलिए लगाना है कि सारा का सारा करंट इस सीरीज़ सर्किट में से गुजरे। पैरेलल में लगाया तो इसमें से सारा करंट नहीं गुजरेगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर जो है वो मुझे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सिर्फ वोल्टेज नहीं बता रहा, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मैंने यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में से ना रेजिस्टेंस अप्लाई की, लेट सपोज मैंने रेजिस्टेंस अप्लाई की इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से 1000 ओम्स, 1000 ओम रेजिस्टेंस अप्लाई की, तो करंट जो अब गुजरना है गैल्वानोमीटर में से वो चेंज हो गया, चेंज हो गया। इसने मुझे डिफ्लेक्शन दी, मैंने वो डिफ्लेक्शन यहाँ पे नोट कर ली, उसको थीटा कहें, वोल्टेज कहें, जो मर्जी कहें। लेट सपोज मेरा यहाँ पे 2.5 आंसर आता, 2.5 वैल्यू आती है। फिर मैंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस को 1000 से मैंने 2000 कर दिया। अब जो डिफ्लेक्शन आएगी पहले से कम आएगी, मान लेते हैं 2.3 आएगी, फिर इसको मैंने 3000 कर दिया, मान लेते हैं 2.1 आएगी, फिर इसको 4000, 5000, 4-5 वैल्यूज़ मैंने ले ली। अब मैंने R की वैल्यू भी ले ली और V की वैल्यू भी ले ली है। अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो R को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो V डिक्रीज़ हो रहा है, R को मैं इंक्रीज़ करूँ तो V डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। लेकिन मैं ये करता हूँ कि V की जो भी वैल्यूज़ आई है ना, इनका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, 1/V कर लेता हूँ, रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। अब वो रेसिप्रोकल मैंने क्यों लिया है, वो नीचे ये सारी इसकी डेरिवेशन हुई है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको पेपर में इसमें से सवाल आएगा। सिर्फ ये आखिरी इक्वेशन को देखें, सिर्फ इसके ऊपर गौर करें, सिर्फ आखिरी इक्वेशन के ऊपर, ये 1/V = R/E टाइम्स RV + 1/E। इसको आप कंपेयर करें y = mx + c के साथ कंपेयर करें, y = mx + c के साथ कंपेयर करें, तो 1/V = R × 1/E टाइम्स RV, बल्कि 1/RV को अलग करता हूँ और R/E + 1/E कंपेयर करें ज़रा। तो इसका 1/V जो है वो y के इक्वल है, R/E x के इक्वल है, और 1/R जो है वो इसका नहीं बल्कि 1/R जो है वो x के इक्वल है, और R E इसका ग्रेडियंट है, और 1/E = c है। मकसद कहने का ये, अगर आपने ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया 1/V और R के दरमियान, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें, ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ करें, 1/V को y एक्सिस पे ले लें और R को x एक्सिस पर ले लें, तो आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। आसानी से वैल्यूज़ दे दूँ, आप भी बना लेंगे। आपने क्या करना है, इसी ग्राफ को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करना है, यानी इसका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ से इसको जाने दे नीचे बैकवर्ड्स, जहाँ पर ये आके x एक्सिस को कट करेगा, वहाँ पर इसका मतलब है 1/V जो है वो 0 है। जहाँ 1/V 0 हो, उस वक्त जो स्केल पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, ये उस वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस है।
तो आपको पेपर में गिवन होगी क्या क्या वैल्यूज़, आपको आर की वैल्यू भी गिवन होगी, आपको वी की वैल्यू भी गिवन होगी। आपने क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेके ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करके आपने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को ग्राफ से फाइंड आउट करना है। ये जैसे ये ऊपर टेबल में वैल्यूज़ गिवन है ना, ऐसे ही आपको टेबल में वैल्यूज़ गिवन होंगी पेपर में। आर की वैल्यूज़ भी गिवन होंगी ये सारी, वी की वैल्यूज़ भी गिवन होंगी ये सारी। हो सकता है आपको कहा जाए ग्राफ ड्रॉ करें, तो आपने क्या करना है, 1/v खुद से कैलकुलेट करना है। ये 1/v मैंने कैलकुलेट किया, इसका मैंने ग्राफ प्लॉट करना है। इसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये बन गया। इस ग्राफ को मैंने क्या करना है, बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करना है। जिस तरह आगे की तरफ जा रहा है स्केल रख के इसको बैकवर्ड जाने देना है, इसको एक्स एक्सिस से मिलाना है। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे आके ये कट करेगा, ये रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर की। ग्राफ से आपने इसको कट करके फाइंड आउट कर लिया कितनी है। ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इस तरह फाइंड आउट होती है। हाँ, उसको पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाते हैं जब उससे मकसद क्या हो, वोल्टेज फाइंड आउट करना। अभी हम उसका मकसद वोल्टेज फाइंड आउट करना थोड़ी है। अभी वोल्ट मीटर का को यहाँ लगाने का मकसद है वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। उसके लिए उसको अगर पैरेलल में लगाएंगे तो उसकी तरफ करंट कम जाएगा, पूरा करंट उस तरफ जाएगा ही नहीं, इसलिए उसको सीरीज़ में लगाएंगे। ठीक है जी। आई थिंक ये काफ़ी लंबी हो गई है लाइव स्ट्रीम, 1 घंटा 20 मिनट हो गए, तो इसको कॉल ऑफ करना पड़ेगा अब। अभी तक जितने किए हैं ये आप लोग अब खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। वर्कशीट्स में दे दूंगा, वर्कशीट्स को सॉल्व करें। और लेट मी कनेक्ट द चार्जर। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा चार्जिंग लो हो गई है। तो अभी इसको मेरे ख्याल में इधर तक ही रखते हैं। अच्छा, आपके पास बुक है उसमें पैरेलल में, वो पता नहीं अब कौन सी बुक है यार। पैरेलल में ये नहीं लगाएंगे, इसको सीरीज़ में लगाएंगे। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट्स को आपने ज़रा देख लेना है, खुद से रिव्यू करना है। बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स रह गए हैं उनके लिए कोशिश करेंगे एक आध और लाइव भी कर लें या वीडियोस अपलोड कर दूं। मैं देखता हूं, थोड़े से लाइव स्ट्रीम के एनालिटिक्स देखते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हैं इससे तो हम ये लाइव स्ट्रीम करेंगे, वरना मैं वीडियोज़ ही अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बिकॉज आई सी के ज़्यादा जो लोग हैं वो दे आर विलिंग टू लाइक लुक एट द वीडियो आफ्टरवर्ड्स रादर दैन वो सिट इन करें पूरा ये लाइव स्ट्रीम बैठ कर देखें लास्ट ईयर की तरह। तो आई थिंक आई विल हैव टू गो विद पोस्टिंग द वीडियोज़ ऑफ द रिमेनिंग एक्सपेरिमेंट्स। लाइव स्ट्रीम में अगर मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते तो फिर हम इसको छोड़ देंगे और वीडियोज़ की तरफ ही जाएंगे। वीडियोस अपलोड कर दें, वीडियोस ठीक हैं, चलो जी वीडियोस ठीक हैं तो वीडियोस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ज़ाहिर है इट्स अ हैसल कि आप लोग भी घंटा 1.5 घंटा बाउंड हो जाएं। मैं भी घंटा 1.5 घंटा जोर लगाने के बजाय 8-10-15 मिनट की वीडियो बना दूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा चलें, इसको फिर ऐसा है कि अभी मैं क्लोज़ करता हूँ। ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा चैनल पे, वो अपलोड हो जाएगी जब, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लेना, ये वर्कशीट्स एडेड होंगी वहाँ पे जो बता दिए प्रैक्टिकल्स, उनको आप देख लीजिएगा। और बाकी तकरीबन सेक्शन ए के तो मैंने सारे अपलोड किए हैं वीडियोस, वहाँ से आप देख सकते हैं। सेक्शन बी में जो 2 रह गए हैं उसकी इंशाल्लाह वीडियो बना के वो भी अपलोड कर देंगे। ये वीडियो भी अपलोड होगी ना, इसकी डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाएंगे, वो गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मैंने स्टार्ट में बता दिए हैं कौन से हैं, दोबारा रिविज़िट कर लेना और मिल जाएगा आपको।
स्टार्ट में मैंने बता दिए इस लाइव स्ट्रीम के स्टार्ट में इम्पोर्टेंट मैंने बता दिए हैं सारे, ठीक है। चलो इसको टॉप पे ले जाता हूँ, देख लो, अभी देख लो दोबारा क्या उधर से देखोगी, ये पढ़ोगी। ये मैंने बताए हैं सेक्शन ए में ये जो प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं इनमें से 1, 2 और 5 सबसे पहले ये करने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं करने। 1, 2 और 5, ठीक है। और सेक्शन बी में मैंने 2, 3 और 4 इंपॉर्टेंट बताए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वाले आएँ, आपने बाकियों को भी जहन में रखना है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने यार, बहुत ज़्यादा वाइवा और थ्योरी ये नहीं करना, आसान आएगा। जैसे केमिस्ट्री का आपने देख लिया, प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें फिजिक्स में भी ऐसा ही है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। PDF मैंने बताया है, ये वीडियो अभी जब एंड करूँगा लाइव स्ट्रीम ये चैनल पे अपलोड होगी, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलें जी, अभी इसको मैं लाइव स्ट्रीम को भी एंड करने लगा हूँ। बाकी इंशाल्लाह लग रहा है मुझे कि अब लाइव स्ट्रीम वाला काम नहीं, अब वीडियोस वाला ही काम होगा। पार्टिसिपेशन आप लोगों की जो है वो लाइव स्ट्रीम में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आई विल गो विद वीडियोस देन, लेकिन आई लेट यू नो, मैं बता दूंगा, उसमें पोस्ट बना के लगा दूंगा चैनल पे, तो कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो की जब आप अपलोड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF से मिल जाएंगी और बाकी सारी वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट पूरी, तो वहाँ से आप वीडियोस भी देख सकते हैं। जी ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।